बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल रज़ाक मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुकी है और इनमें से भी हमारी ख़वातीन जो है ना इस बीमारी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है एनजाइटी यानी डिप्रेशन। अब आप देख लें कि हमारे माशरे में हर नौजवान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका है। किसी को इस महंगाई ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, किसी को जो है ना बेऔलादी ने परेशान किया हुआ है, किसी को जो है ना मर्दाना कमज़ोरी ने परेशान करके रखा हुआ है, कोई जो है ना अपने सास से लड़ के आ रही है, किसी को जायदाद की लड़ाई ने परेशान करके रखा हुआ है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ना हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस कर रही है। तो ये बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, जिसे हम इन शॉर्ट IBS भी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में इस बीमारी के बारे में बताएंगे, इसके इलाज के बारे में बताएंगे और इसकी जो है ना वजूहात के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि ये जो है ना हमारी खुराक की जो बड़ी आंत है, जिसे हम जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं और कोलोन भी बोलते हैं, उसको अफेक्ट करती है। अब जो है ना मैं बताता चलूँ, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे निज़ाम का सबसे आखिरी पार्ट होता है। अब होता क्या है कि जैसे हम खुराक लेते हैं, खुराक मैदे के जरिए होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले खुराक से जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जैसे ही खुराक लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचती है तो लार्ज इंटेस्टाइन के मसल कंट्रैक्शन के जरिए, जिसे हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, उसके जरिए खुराक को आगे की तरफ ले जाती है और ये पेरिस्टालिस मूवमेंट खुराक को आगे की तरफ लेकर रेक्टम तक ले जाते हैं। अब जैसे जैसे खुराक आगे की तरफ जाती है तो उसमें से वाटर कंटेंट बड़ी आंत में अब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। अब जो है ना जैसे ही कंटेंट जो है ना रेक्टम में पहुंचते हैं तो रेक्टम जो है ना बड़ी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा होता है और इसमें जो है ना वेस्ट मटेरियल, जिसे हम स्टूल यानी पखाना कहते हैं, उसमें स्टोर होने लग जाता है। अब फिर रेक्टम से थ्रू एनस जो है ना ये स्टूल जो है ना बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं। अब होता क्या है कि रेक्टम में ये स्टूल को स्टोर करने के लिए प्रॉपर वाटर कंटेंट की जरूरत होती है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट में होता क्या है कि बड़ी आंत की जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब तेज़ हो जाएगी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट तो खुराक भी बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी आंत से गुजर कर रेक्टम तक पहुंच जाएगी। अगर खुराक बड़ी तेज़ी से गुजरेगी तो वाटर कंटेंट उससे बहुत ही कम अब्जॉर्ब होगा। जब वाटर कंटेंट कम अब्जॉर्ब होगा तो जो आपका पखाना है वो पतला हो जाएगा, जिसे हम जो है ना लूज मोशन कहते हैं यानी डायरिया कहते हैं। और इस तरह के पेशेंट को हम लेबल करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया वेरिएंट। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है ना बड़ी आंत की जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो बड़ी ही स्लो हो जाती है। जब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्लो होती है तो खुराक जो है ना बड़े ऐसा ऐसा जो है ना बड़ी आंत को क्रॉस करके रेक्टम तक पहुंचती है। जब खुराक ऐसा ऐसा रेक्टम बड़ी आंत को क्रॉस करेगी तो उसमें से जो है ना पानी बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो पखाना है वो नॉर्मल से ज्यादा सख्त हो जाएगा, जिसे हम कब्ज भी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। अब इस तरह के पेशेंट को हम जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन वेरिएंट के नाम से लेबल करते हैं। अब इसी तरह कुछ पेशेंट इस तरह भी होते हैं जिनमें ये दोनों सिम्टम्स पाए जाते हैं। कभी जो है ना उसको लूज मोशन होते हैं, कभी जो है ना उसको वक्र वक्र के साथ जो है ना कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद मिक्स सिम्टम वेरिएंट के नाम से लेबल करते हैं। अब इसके अलावा मरीज में और भी बहुत ज्यादा सिम्टम होने लग जाते हैं। उसमें यह है कि अबनॉर्मल क्रैम्प्स होने से उसे पड़ने लग जाते हैं, खट्टे डिकार आने लग जाते हैं, भूख उसे बिल्कुल नहीं लगती और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इसके अलावा उसके जो है ना पेट में ऐसे ब्लॉटिंग सी होने लग जाती है, पेट फूल जाता है, गैस होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स भी इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं इसकी वजूहात पे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। अब हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी कॉमन वजह होती है वो ये है कि बड़ी आंत की मसल को कंट्रैक्शन करने वाली नर्व में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है। अब इस डिफेक्ट की वजह से ब्रेन और बड़ी आंत के जो है ना साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता। जब प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो उसकी जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इसकी वजह से उसको इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी लेबल करते हैं। अब इसके अलावा हमारे माशरे में एक और वजह जो बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है। अब आप देख लें कि हमारा हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हो चुका है। अब अगर किसी भी पेशेंट को परेशानी होगी, कोई जो है ना परेशानी या कोई भी डिप्रेशन में जा रहा होगा, तो उसके ब्रेन और जो है ना बड़ी आंत का जो कनेक्शन है वो पुअर हो जाएगा और इस वजह से उसकी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसकी वजह से भी उसको इस तरह के सिम्टम्स जो है ना शो होने लग जाते हैं।
इसके अलावा जो है सबसे बड़ी वजह हमारे जो है ना इस मुआशरे में पाई जाती है, हमारी जो है ना ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में ये जो है ना ये वजह बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि अबनॉर्मल फूड हैबिट। अब अबनॉर्मल फूड हैबिट में क्या होता है कि आप एकदम से जो है ना अपने फूड पैटर्न से हटकर कोई चीज़ खा लेते हैं। मसलन अगर आप चाय नहीं पीते और अचानक से आप जो है ना 2-3 दफ़ा जो है ना आप चाय पी लेते हैं। इसके अलावा आप जो है ना कोई जो है ना फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। आप जो है ना तेज़ जो है ना मिर्चों वाले मिसाले इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जब आप अबनॉर्मल फूड पैटर्न को अपनाएँगे, तो इस तरह के सिम्पटम्स फिर आपको शो होने लग जाएँगे। आपको जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो नॉर्मल गट फ्लोरा है, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको इस तरह की जो है ना साइन सिम्पटम्स शो होने लग जाएँगे। अब हम आते हैं इसके इलाज पे। तो मैं बताता चलूँ कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है, वो ये है कि आप पेशेंट को कितना काउंसल कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट को अच्छी तरह काउंसल कर लेते हैं, तो फिर तो आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट को जो है ना बिल्कुल मुतमिन नहीं कर सकते और इस बीमारी के बारे में उसे नहीं बता सकते, तो आप कभी भी उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को अच्छी तरह काउंसल करें, उसके घर वालों को काउंसल करें, उसके बाद आप देखें कि पेशेंट को इस तरह के सिम्पटम किस वजह से आ रहे हैं। अगर ख़ास तौर पर उसे जो है ना स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, वो किसी स्ट्रेस की वजह से ये जो है ना सिम्पटम फेस कर रहा है, तो आप वो मेडिसिन दें जो उसको स्ट्रेस से बाहर निकाल के हैं। तो ये भी उसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि वो पेशेंट जो है ना अबनॉर्मल जो है ना फूड पैटर्न अपना रहा है, वो अबनॉर्मल फूड ले रहा है, तो आप उसको जो है ना डाइट चेंज करें। आप उसको फाइबर डाइट पे लेके आएँ। आप उसको इस तरह की डाइट पे ले आएँ, जो उसकी जो है ना गट के लिए बेहतर हो। इसके अलावा अगर आपके पेशेंट में बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, तो आप जो है ना वो दवा दें जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज़ कर दें। तो उससे भी ये उसको जो है ना काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। और अगर इस तरह अगर आपके पेशेंट में जो है ना लूज़ मोशन यानी डायरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप वो दवा दें जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से भी किसी को इस तरह के सिम्पटम्स शो हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले फ़ोकस करें कि आपको किस वजह से ये सिम्पटम्स शो हो रहे हैं। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को कम करें और इसके अलावा आप अपनी फूड को बेहतर रखें, अपनी जो है ना एक्सरसाइज़ को बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना अपने इस तरह की छोटी-छोटी बीमारियाँ ख़त्म कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।